आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। 4 अक्टूबर 2023 को जब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, तब रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने संजय सिंह पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपियों से साठगांठ करके उन्हें इस बात के लिए राजी किया था कि वो चुनावों में आम आदमी पार्टी को चंदा दें। और संजय सिंह के ही कहने पर शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए के चेक दिए थे। लेकिन इन्हीं आरोपों पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो ईडी ने अदालत से कहा कि वो संजय सिंह को इस मामले में जमानत देने का विरोध नहीं करेगा। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया, उसने सुनवाई के दौरान यह कहा कि इस मामले में ईडी को अब तक कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। और दिनेश अरोड़ा ने भी अपने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, जिससे ईडी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अब उसे संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए या नहीं। और इसी सवाल पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे संजय सिंह को इस मामले में फैसला आने तक अब जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी ईडी को अब संजय सिंह की कस्टडी नहीं चाहिए। और यही बात अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत देने का विरोध क्यों नहीं किया। तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक वजह जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक वजह तो यही हो सकती है कि हमारी जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है, ईडी मेरिट पर चलती है और हमारी अदालतें भी मेरिट पर चलती हैं, वो किसी के कहने पर नहीं चलती। अगर किसी के आदेश पर चलती होती ईडी तो फिर जमानत होने नहीं देती। तो इसलिए पहली जो सब जगह जो चर्चा है जिस बात की, जो सरकार भी चाहेगी कि लोग इस पर यकीन करें, वो ये कि हमारा पूरा जो प्रोसेस है, चाहे न्याय का जो प्रोसेस है, जो सुरक्षा एजेंसियों का जो प्रोसेस है, ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। लेकिन इसके अलावा एक वजह तो यह हो सकती है कि ऐसे मामलों में जब सुरक्षा एजेंसियों को किसी आरोपी की कस्टडी की आवश्यकता नहीं होती तो वो आरोपी की जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध नहीं करती। और ऐसा अक्सर होता रहता है और ऐसा बहुत बार हुआ है और आज भी ऐसा ही हुआ है। जब जरूरत ही नहीं है कस्टडी की तो फिर ईडी जबरदस्ती क्यों कहेगा कि हमें कस्टडी चाहिए। हालांकि यह भी हो सकता है कि अगर ईडी संजय सिंह की जमानत का विरोध करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बहस के आधार पर अपना फैसला सुनाता, यानी लीगल मेरिट्स के आधार पर फैसला सुनाता। और ऐसी स्थिति में तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में ईडी की जांच को लेकर कोई उल्टी टिप्पणी भी आ सकती थी। लेकिन क्योंकि ईडी ने जमानत का विरोध किया ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी या उसकी जांच पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की और यह मामला यहीं के यहीं समाप्त हो गया। बस इतना करना पड़ा ईडी को कि संजय सिंह की जमानत हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि संजय सिंह की जमानत को इस मामले में एक मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब है यह नहीं होना चाहिए कि अब संजय सिंह की जमानत हो गई तो बाकी के जो आरोपी हैं वो भी इसे मिसाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट आ जाए और कहें कि इनकी जमानत हो गई तो हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत का कुछ ऐसा ही जश्न मना रही है जैसे ये जो बेल हुई है ये बेगुनाही का सर्टिफिकेट हो। और लोगों के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे संजय सिंह को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं बल्कि बरी ही कर दिया और उन्हें निर्दोष बता दिया। आम आदमी पार्टी और उसके नेता आज सुबह से ही इस जमानत को सत्य की जीत बताकर इसका जश्न मना रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामलों में अदालत से आरोपियों को जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। पीएमएलए में अगर कोई फंस जाए तो फिर बेल नहीं होती। और इसीलिए ईडी ने शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं पर यही एमएलए की धाराओं में मामला दर्ज किया है ताकि ये नेता आगे चलकर छूट ना पाए, इन्हें बेल ना मिले। लेकिन संजय सिंह की जमानत से अब ईडी की जांच की पोल खुल गई है, ये आम आदमी पार्टी के नेता जनता को बाहर जाकर बता रहे हैं। तो पहले तो आप आम आदमी पार्टी का यह बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको इस दावे का असली सच आज बताएंगे। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिस पर आपको भी गर्व होगा। दुनिया में हथियारों के बाजार में अब भारत
एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है और पिछले साल भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। देखिए, भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। हम इससे पहले दूसरे देशों से हथियार खरीदा करते थे, लेकिन अब हम हथियार बेच रहे हैं, हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह कितना बड़ा बदलाव है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ है, पहली बार। और पिछले एक वर्ष में इसमें 32.5% और पिछले 9 वर्षों में इसमें लगभग 3,000% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत ने कुल मिलाकर 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। इससे भी बड़ी बात यह कि वित्त वर्ष 2004 और 5 से लेकर 2013 और 14 के बीच, जब भारत में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब भारत ने इन 10 वर्षों में कुल मिलाकर 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचे, सिर्फ 4,300 करोड़ के। लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2023 और 24 के बीच, यानी जब मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, इन लगभग 10 वर्षों में भारत ने 88,319 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचे हैं। और भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। सिर्फ इसी वर्ष में भारत ने दुनिया को 35,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात करने का लक्ष्य रखा है, जबकि यूपीए सरकार अगर भारत में 50 वर्ष भी रहती, तब भी पुरानी गति के हिसाब से भारत एक साल में इतने हथियारों का निर्यात नहीं कर पाता। और इसीलिए ये आंकड़े भारत के लिए बहुत खास हैं और बहुत उत्साहवर्धक है। और आज ये आंकड़े उन लोगों को भी काफी परेशान कर रहे होंगे जो कहते थे कि भारत कभी भी रक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं होगा, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे और दुनिया का कोई भी देश भारत में निर्मित हथियारों को हमसे खरीदेगा नहीं। लेकिन भारत ने इस धारणा को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि अब हमारा देश दुनिया के 85 से ज्यादा देशों को हथियारों का निर्यात कर रहा है। और हम कौन से हथियार बेच रहे हैं और किसे बेच रहे हैं, अब ये देखिए। सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार खरीद रहा है, 19% श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% आर्मेनिया, 4.3% वियतनाम और 4.2% मालदीव्स और 2.2% हथियार हमसे जो है अफगानिस्तान खरीद रहा है। ये वो तमाम देश हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं। इसके अलावा जिन हथियारों को भारत दूसरे देशों को बेच रहा है, उनमें सबसे ज्यादा 61% समुद्री युद्धपोत है, 20% लड़ाकू विमान है जो कि तेजस हैं, 14% सेंसर्स हैं, 2.9% बख्तरबंद गाड़ियां, 1.1% तोप और 0.9% मिसाइल्स है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय दुनिया के 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए डील कर रहे हैं। और इस समय रक्षा निर्यात में 60% हिस्सेदारी भारत की प्राइवेट कंपनियों की है और 40% हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों की है। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसे आप कहते हैं, वो इस क्षेत्र में दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले उन देशों की सूची एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं जिन देशों को हम ये हथियार बेच रहे हैं। देखिए, कहने को ये कौन देश है? कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं, ज्यादातर हमारे पड़ोसी देश हैं, बाकी के छोटे छोटे देश हैं। ये छोटे देश हमसे हथियार क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और रशिया जैसे जो देश हैं वो इन्हें महत्व नहीं देते। जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए। वो क्लाइंट्स भी बड़े देखते हैं, वो बड़े सौदों पर नजर लगा कर रखते हैं और इस चक्कर में वो इन छोटे देशों को कभी कोई महत्व नहीं देते और ना ही इन छोटे देशों को वहां से कोई अच्छी डील मिलती है। यानी जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देश जो हैं, जो हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक हैं, सौदागर हैं, वो छोटे देशों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए एक बहुत बड़ा गैप है हथियारों के बाजार में। इन छोटे देशों को भी ऐसे लोग चाहिए जो इन्हें गंभीरता से लें, ऐसे देश, और इन्हें सस्ते दामों पर अच्छे हथियार दे सके। और भारत ने इस कमी को पकड़ा है, इस गैप को भारत ने पकड़ा है। और भारत अब ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं,
अब धीरे धीरे उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि भारत सबका दोस्त है। भारत छोटे छोटे देशों को भी महत्व देता है, सम्मान देता है, और भारत इन सब का एक मित्र देश है। इसलिए भारत मदद भी कर रहा है, सस्ते दाम पर हथियार भी दे रहा है, और इनके साथ दोस्ती भी निभा रहा है, और इनकी रक्षा भी कर रहा है। ये एक अलग तरह की डिप्लोमेसी है। और आपको याद होगा, जब कोविड का समय था तब भी भारत ने ऐसे ही इन छोटे छोटे देशों की मदद की थी, जब हमने वहां पर मुफ्त में वैक्सीन भिजवाई थी, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। और यहां भी भारत यही काम कर रहा है। इस समय दुनिया में हथियार बनाने और बेचने वाले सिर्फ 48 देश हैं, और इनमें भी टॉप 5 देश दुनिया के लगभग 76.5% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। यानी पहले 5 जो देश हैं, 76% हथियार तो वही बेच रहे हैं, और बाकी के जो देश हैं उनके पास सिर्फ 24% शेयर बचता है, सबका, पूरी दुनिया का मिलाकर। इनमें जो 5 देश हैं वो कौन से हैं देखिए। अमेरिका का शेयर है 40%, रशिया 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2% हथियारों का निर्यात करता है पूरी दुनिया के बाजार में। जबकि भारत इन 48 देशों की सूची में वैसे तो आज भी 40वें स्थान पर है, और अभी हम दुनिया के 0.0003% हथियार ही निर्यात कर रहे हैं। और यह आंकड़ा भी वैसे तो अभी काफी कम माना जाएगा, लेकिन यह एक शानदार शुरुआत है। अब जरा सोचिए, जिस देश ने यूपीए की 10 वर्षों की सरकार के दौरान सिर्फ 4,300 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, वो देश अब अगर सिर्फ 1 साल में 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार निर्यात कर रहा है, और इस साल में 35,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात करने वाला है, तो यह कितनी बड़ी और अभूतपूर्व बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश होते हुए भी रक्षा के क्षेत्र में अब खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। और इस बात को आप सिप्री की पिछले साल की रिपोर्ट में दिए गए इन आंकड़ों से समझिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा 11% हथियार खरीदे। यानी हम हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा हथियार हम खरीद रहे हैं। लेकिन इसी के साथ वर्ष 2013 से लेकर 17 से और 2018 और 22 के बीच भारत ने अपने रक्षा आयात को 11% तक कम कर लिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अब अपने खुद के हथियार बना रहा है, जिन्हें हमारी अपनी सेनाएं भी इस्तेमाल कर रही हैं, और हम इन हथियारों को दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। तो इसके 2 फायदे हैं। पहला, हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं और अब हम उन्हें खुद इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अब हमें ये हथियार बाहर से खरीदने नहीं पड़ रहे और हमारा इंपोर्ट करने का जो बिल है वो कम हो रहा है। दूसरा, हम इन्हीं हथियारों को बाहर भी बेच रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है और लिखा है कि भारत अब रक्षा की दुनिया में वैश्विक मंच पर पहुंच चुका है। अब हम आपको स्नैपचैट के उस फीचर के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में युवाओं और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और बड़ी संख्या में युवा इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इसलिए अब यह मांग पूरे दुनिया में उठ रही है कि स्नैपचैट से इस नए फीचर को हटा लिया जाना चाहिए। असल में स्नैपचैट के इस फीचर से आप ये जान सकते हैं कि आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है और आपके दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट में आप कहां पर आते हैं, यानी आप कौन से नंबर पर हैं। यह फीचर स्नैपचैट प्लस की एक पेड सर्विस में आता है। तो स्नैपचैट का एक वर्जन तो वो है जो मुफ्त में है, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन एक पेड वर्जन भी है, और ये वाला जो फीचर है ये पेड फीचर है, इसका आपको पैसा देना पड़ता है। और इसमें स्नैपचैट पर आपके 8 दोस्तों की एक फ्रेंड लिस्ट तैयार की जाती है, और उन्हें सोलर सिस्टम के ग्रहों के नाम दिए जाते हैं। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के नाम दोस्तों के नाम के साथ साथ लगा दिए जाते हैं। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सूर्य से अलग अलग ग्रहों की नजदीकी और दूरी होती है, उसी तरह से स्नैपचैट का यह फीचर यह बताता है कि आप अपने दोस्तों के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, उनकी जो सूची है दोस्तों की, उसमें आपका महत्व क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त मरकरी है तो वो आपका सबसे करीबी दोस्त होगा, क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे करीब है। और अगर कोई दोस्त नेपच्यून है तो आपका सबसे कम करीबी दोस्त वो बन जाएगा, यानी जो आपसे सबसे दूर है, क्योंकि ये ग्रह सूर्य से सबसे दूर है।
और ये फ्रेंड लिस्ट इस आधार पर बनती है कि ये दोस्त आपस में कितनी ज्यादा बातचीत करते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन कितना है। और बड़ी बात यह है कि स्नैपचैट ने यह फीचर ये सोचकर बनाया था कि इससे दोस्त आपस में और ज्यादा बातें करने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही किसी दोस्त को यह पता चलेगा कि वो अपने दूसरे दोस्तों की सूची में बहुत नीचे आ रहा है, तो वो उनसे अपनी बातचीत और अपना इंटरेक्शन बढ़ा देगा। लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है और युवा इसकी वजह से अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को इससे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके दोस्तों की सूची में उनका नाम नीचे है और उनके ही किसी दूसरे दोस्त का नाम ऊपर है, उसे ज्यादा महत्व मिल रहा है और इन्हें कम महत्व मिल रहा है, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो इसे देखकर परेशान हो जाते हैं। इस डिप्रेशन का एक कारण यह भी है कि स्नैपचैट पर जब युवा ये देखते हैं कि असल जिंदगी में जैसे वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं, वो स्नैपचैट पर उनका सबसे करीबी दोस्त नहीं है, तो इससे उन्हें झटका लगता है, उन्हें तनाव होता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है। इसलिए बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि दोस्ती की रैंकिंग करने वाले इस फीचर को हटा देना चाहिए और स्नैपचैट और उन सभी ऐप्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादातर जो यूजर्स हैं ये 13 से 19 साल के युवा हैं और अगर इस उम्र के युवाओं पर, उनके दिमाग पर इस फीचर का बुरा असर पड़ रहा है तो यह खतरनाक बात है। आज दुनिया भर में स्नैपचैट के 80 करोड़ यूजर्स हैं और इनमें से 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर रोज इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया को लेकर हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि पूरी दुनिया में 93% टीनेजर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब दुनिया के कई देशों में सरकारें ऐसे कानून बना रही हैं जिससे सोशल मीडिया को बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सके और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इस सोशल मीडिया का और इन ऐप्स का बुरा असर ना पड़े। कुछ सोशल मीडिया कंपनियां भी इस बात को समझ रही हैं और आपको याद होगा इंस्टाग्राम ने वर्ष 2021 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, जब उसने अपने यूजर्स को यह ऑप्शन दिया कि वो अपनी पोस्ट्स पर लाइक्स और शेयर्स की संख्या को छिपा सकते हैं। और इंस्टाग्राम ने एक कदम इसलिए उठाया क्योंकि तब कई सर्वेज में यह पता चला कि इंस्टाग्राम की वजह से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि युवा जब कोई पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर तो वो देखते हैं कि उसके कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं और फिर वो अपनी लोकप्रियता को उसी के हिसाब से आंकते हैं। अगर कम लाइक्स आए, कम शेयर्स आए तो उन्हें लगता है कि हमारी लोकप्रियता कम हो रही है और फिर दूसरे लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं देखता, और इससे पोस्ट करने वाला जो युवा है वो दबाव में आ जाता है। सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपनी हैसियत इस बात से तय करने लगते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने व्यूज मिलते हैं, और वो उन्हें जब नहीं मिलते तो वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आपके बच्चे भी स्नैपचैट पर हैं, और हम तो ये कहते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया पर दूसरे ऐप्स पर भी हैं, तो उन्हें इस डिप्रेशन में जाने मत दीजिए। और बहुत सारे जो युवा हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें वायरल होना है, उन्हें लोकप्रिय होना है, और लोकप्रिय वो तब होंगे जब ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा शेयर्स मिलेंगे और ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, तो ये अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप कभी भी इस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको कभी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, कितने व्यूज मिल रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं।